डोनाल्ड ट्रंप के जो लटकन है, जो पिछलग्गू हैं, उनका अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। ईरान से युद्ध में एकमात्र ये इंग्लैंड था जिसने एक बार कोशिश की थी अपना एयरपोर्ट, बंदरगाह अमेरिका को देने की। उसके बाद ईरान ने वहां भी मिसाइल दागे थे। तो यूरोप में जब सबने साथ छोड़ दिया है, तो ये जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ये लगातार अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे। और सोचिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा सबसे पहले पता है किसे जानकारी मिलती है? ट्रंप दुनिया को बताते हैं कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री स्टारमर इस्तीफा देने वाला है क्योंकि उसने हमारी मदद नहीं की। मतलब होर्मुज स्ट्रीट खुलवाने में हमारी मदद नहीं की। तो सोचिए, जब अमेरिका इंग्लैंड का वफादार नहीं है तो बाकी किसका होगा? और यही बात ईरान समझता है। अब बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की और ईरान के बीच समझौते की। सोचिए, ईरान के नेताओं का आत्मबल, उनकी राजनीतिक समझ, उनकी इंटरनेशनल सामाजिक की मुद्दे की समझ, 1 मिनट नहीं लगाया। जैसे ही ट्रंप का एक बेहूदगी भरा ट्रूथ पर ट्वीट आया कि मैं मार दूंगा उन लोगों को जो वहां बातचीत करने गए हैं। सोचिए, उसके बाद जिसमें उसके विदेश मंत्री हैं ईरान के अरागाची, उनके लोकसभा के स्पीकर हैं, और इन दोनों ने 2 मिनट में उस हॉल को खाली करने में देर नहीं लगाई। सवाल वही है कि जब सामने मध्यस्थता करने वाला पाकिस्तान हो तो हालात इसी तरह के होंगे। दरअसल ईरान कह रहा है कि हमारे ग्रांटर के रूप में को रूस और चीन चाहिए, वो हमारा ग्रांटर बने। ईरान को पूरी तरह से पता है कि अमेरिका ईमानदार नहीं है, वो इजराइल को प्रोवोक कर रहा है और देर सवेर वही इजराइल से हमला करवा रहा है। तो सोचिए, ईरान के नेताओं की मानसिक स्थिति कितनी दृढ़ है। और इस मजबूती की वजह जानते हैं क्या है? इस मजबूती की वजह है ईरान की ताकत, विज्ञान, और वो अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। ईरान को पता है कि अमेरिका 2 महीने से ज्यादा होर्मुज का और बंद होना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दरअसल ईरान को पता है कि जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की विदाई हो गई है, बेंजामिन नेतन्याहू की भी विदाई होगी और डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत भारी विदाई होगी। विदाई मतलब एप्स्टीन फाइल में उसे जेल भी जाना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं बच पाएगा, उसे भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना होगा, क्योंकि दोनों देशों की मीडिया जीवंत है। इजराइल की मीडिया भले अभी बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में है, इजरायली लोग अभी डर से भले दबाव में हों, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, बेंजामिन नेतन्याहू को जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के उस पर गंभीर आरोप है। लेकिन ट्रंप का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अमेरिका की मीडिया को डांट नहीं सकते हैं, फटकार नहीं सकते हैं, झुठला नहीं सकते हैं, और वहां की मीडिया जाति और धन पर आप उसको बांट भी नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है कि ईरान से हार का किसको जिम्मेदार बताया जाएगा। $325 बिलियन देकर समझौता, इसलिए ट्रंप समय काट रहा है, समय खींच रहा है। उसे लग रहा है कि जितना समय निकल जाए, तो क्या वो चुनाव भी नहीं कराएगा अमेरिका में? क्या इमरजेंसी के बाद एक कोशिश हो सकती है, जैसे इजराइल में चुनाव कैंसिल है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई देश इमरजेंसी घोषित होता है, युद्ध में होता है, तो वहां चुनाव नहीं होते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह से देश में चुनाव को टाला जाए और लंबे समय तक सत्ता में बना रहा जाए। लेकिन सोचिए, इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ रही है? बेंजामिन की सत्ता के लालच की कीमत इजरायलियों को चुकानी पड़ रही है। ट्रंप के सत्ता का लालच की कीमत अमेरिकियों को अब चुकानी पड़ेगी, अभी थोड़ा कम ही चुकाना पड़ा है। और इन दोनों की करतूतों की कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इस पूरे युद्ध में अगर सबसे ज्यादा फायदे में कोई है तो वो चीन है, जिसे ईरान से लगातार ट्रेन के जरिए तेल और गैस मिल रहा है, उस पर कोई असर नहीं है। यहां तक कि अमेरिकी बैरिकेडिंग की हैसियत नहीं है कि वो चीन के किसी शिप को रोक दे। वही अमेरिका लगातार रूस को भी फंसा रहा है। तो सोचिए, ये युद्ध जो है वो कई मायनों पर है, लेकिन इसमें सबसे जो आजाद महसूस कर रहा है, सबसे जो ताकतवर महसूस कर रहा है, वो ईरान है। ईरान पिछले 45 सालों से अमेरिका का प्रतिबंध झेल रहा था। 28 फरवरी से पहले दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की बात को नहीं टालता था।
क्योंकि वो उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। उसे पता था कि अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी जेब का संस्था समझता था। जिस देश पर चाहे प्रतिबंध लगा दे, उस तय करता था कौन परमाणु परीक्षण करेगा, कौन नहीं करेगा। भारत ने भी जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया था तब भी उसने प्रतिबंध लगाए थे। तो ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया अमेरिका के ताकत से चलती है। लेकिन सोचिए, ईरान ने 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में उसके गले में घंटी बांध दी, और घंटी भी ऐसी बांधी है कि पूरी दुनिया में बज रहा है वो, और पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि देखो अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया गया है। इस युद्ध में अमेरिका के विनाश का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका के लगभग 50 से ज्यादा जेट गिरे हैं, 16 से ज्यादा युद्धपोत डूबे हैं, 150 से ज्यादा खाड़ी देशों में सैनिक अड्डे तबाह हो गए हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा। एक जो थोड़ा बहुत जो चोरी चुप के खड़ा था, स्टारमर, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उसे भी इस्तीफा देना पड़ा है। सोचिए, जैसे ये युद्ध बंद होगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी उसकी सजा मिलेगी। रही बात ईरान की, तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बातचीत हो या न हो। ईरान पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश है। उसके पास अपना तेल और गैस है, फ्री में वहां के लोगों को तेल और गैस मिलता है। उसकी अपनी जो जरूरतें हैं वो चीन के साथ संबंध इतने बेहतर हैं कि उसे वो पूरा कर लेता है। मुझे लगता है कि ये सबसे जरूरी बात है। सोचिए, वो आत्मनिर्भर देश है, तेल है, गैस है प्राकृतिक रूप से, और इसके पीछे अमेरिका के युद्ध में हराने के पीछे उसके विज्ञान की ताकत है, एजुकेशन की ताकत है, पढ़ाई लिखाई की ताकत है। तो ईरान अब जीत का स्वाद चख चुका है, उसका अमेरिका का खौफ खत्म हो चुका है, और वो लंबे समय तक इस युद्ध में बना रह सकता है क्योंकि उसके पास मिसाइल का जखीरा है। जानकार बताते हैं कि 10 सालों तक वो लगातार युद्ध लड़ सकता है। 8 साल तक वो इराक के खिलाफ युद्ध लड़ने का उसको अनुभव है। सद्दाम हुसैन को, अमेरिका एक समय सद्दाम हुसैन के कंधे पर सवार होकर ईरान में घुसने की कोशिश कर चुका है। बाद में जब सद्दाम हुसैन अमेरिका के लायक नहीं रहे तो उनको भी मार दिया। तो सोचिए कि ईरान के पास एक तो 45 साल प्रतिबंध झेलने का उनके पास अनुभव है, उसमें वो सरवाइव किया और दुनिया में बेहतर टेक्नोलॉजी बनाई। 8 साल तक युद्ध झेलने का इराक के साथ उसके पास अनुभव है, और अब तो उसने दुनिया को बता दिया है कि वो चौथा सुपर पावर है। तो ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ उसे पाने के लिए अब 45 साल का प्रतिबंध हट गया है। एक $325 बिलियन का उसे हर्जाना चाहिए, और वो सुपर पावर हो गया। अब दुनिया को वो सस्ता ड्रोन और मिसाइल्स बेच सकता है ताकि कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करने की हिमाकत न करे। तो एक ईरान ने पूरी दुनिया के राजनीति को बदल दिया है, पूरी दुनिया के पावर सेंटर्स को बदल दिया है, और अमेरिका पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। अमेरिका के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं है। खबर एक अच्छी भारत से भी आ रही, कहा जा रहा है कि चाबहार बंदरगाह जो ईरान ने भारत को ऑपरेट करने के लिए दिया था, अभी भी मुझे लगता है कि ईरान पाकिस्तान से ज्यादा भारत पर भरोसा करता है। युद्ध के दौरान भी ईरान ने कहा था कि मैं भारत को तेल गैस देता रहूंगा, वो ले तो सही। ईरान ने यहां तक कहा था कि भारत के लोगों ने इस युद्ध में हमें नैतिक तरीके से समर्थन किया है। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जाके इजराइल युद्ध के समय फादरलैंड मदरलैंड कर आए थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमेरिका के दबाव में हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया, ईरान से तेल खरीदना बंद किया, चाबहार बंदरगाह बंद कर दिया। उसके बावजूद ईरान जो है वो भारत के प्रति काफी कृतज्ञता प्रकट करता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों तक उससे हमने तेल खरीदे हैं और उसकी आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। तो खबरें आ रही कि भारत फिर से चाबहार बंदरगाह को चला सकता है। मुझे लगता है कि भारत की भलाई इसी में है, भारत का फायदा इसी में है कि वो रूस और ईरान से अपनी दोस्ती बढ़ाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, और साथ ही वो अमेरिका भारत का दोहन करना चाहता है। $500 बिलियन का वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, जिसमें हम सिर्फ सामान खरीदें। साथ ही उसने $20 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही कि भारतीय कंपनियां इन्वेस्ट करेगी। तो अमेरिका के साथ जाने का भारत का कोई लॉजिक नहीं है। भारत का वो शोषण कर रहा है, जो अमेरिका किसी का सगा नहीं है। सोचिए, जो इजराइल को धमका सकता है, इजराइल का साथ छोड़ सकता है, उसके लिए भारत क्या चीज है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि भारत को ईरान और रूस के साथ जाना चाहिए या अमेरिका इजराइल के साथ। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।